हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परीक्षा में पूछे जाने वाला जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें इस वाले सीरीज में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब रिपीट होते रहता है प्रत्येक 5 साल में। पिछले 5 साल में बहुत बार ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। आप प्रश्न जब देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं क्वेश्चन के बाद में बताता हूं ताकि आप सबका क्लियर रहे पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे आप सब और आराम से पीडीएफ पा सकते हैं। पहला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक यानी कानूनी अधिकार बनाया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 45वां संविधान संशोधन और चौथा है 40वां संविधान संशोधन। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 44वां संविधान संशोधन। तो यह पहले मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकारों में शामिल था। तो संपत्ति के अधिकार को 7 मूल अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये अनुच्छेद जरूर याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 300A। ठीक है, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो कि मैं अनुच्छेद वाले वीडियो में आप सबको पढ़ा ही रहा हूं, तो वहां आप सब जाकर के समझ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, किसी राज्य में पंचायत के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा है राज्य का निर्वाचन आयोग, तीसरा है मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद, चौथा है राज्य का राज्यपाल। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर राज्य का निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग का गठन 1950 में किया गया। अक्टूबर 1989 तक आयोग में एक सदस्य निकाय के रूप में काम कर रहा था। 16 अक्टूबर 1989 को इसमें 2 और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, लेकिन फिर 1 जनवरी 1990 को हटा दिया गया। ये आपको याद नहीं रखना है, बस एक कहानी है तो मैं बता देता हूं आप सबको। 14 जुलाई 1995 को उच्चतम न्यायालय ने बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग को अपनी स्वीकृति दी। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, आप सबको पता है। चुनाव आयोग में मतभेद की स्थिति में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो 1950 में चुनाव आयोग बना, उस टाइम एक सदस्य काम कर रहा था, मतलब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 1989 तक ऐसा रहा। फिर 2 सदस्य की नियुक्ति हुई 16 अक्टूबर 1989 को, लेकिन वो ज्यादा समय तक चला नहीं। 1 जनवरी 1990 को फिर से एक ही कर दिया गया, यानी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 14 जुलाई 1995 को फिर से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके अतिरिक्त 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। तो यह है टोटल कहानी। चलिए प्रश्न संख्या होगा आपका तीसरा, किस वायसराय के समय आर्म्स एक्ट 1878 में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, दूसरा है लॉर्ड डफरिंग, तीसरा है लॉर्ड लीटन और चौथा है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था इसको आप सब जान लीजिए। 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल था। रिचर्ड स्टेर्ची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड लीटन। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में आया था, इसके तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा लॉर्ड लीटन के समय सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद इस ऑप्शन में लॉर्ड डफरिंग भी आपको मिलेगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी तो लॉर्ड डफरिंग वायसराय थे। उसके बाद लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के समय अकाल की जांच के लिए एक लॉयल आयोग का गठन किया गया था। तो प्रश्न एक और यहाँ पे बन सकता है कि लॉयल आयोग का गठन, मतलब लॉयल आयोग का संबंध किससे है? तो अकाल की जांच करने के लिए। तो इसको भी अलग से आप सब नोट डाउन कर लें। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 गवर्नर जनरल या वायसराय बोलेंगे आप, 1858 के बाद का बात है। तो 3 वायसराय के बारे में हम सब यहाँ पे जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास सूचकांक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1995, दूसरा है 1990, तीसरा है 1993 और चौथा है 1989। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1990। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। मानव विकास सूचकांक जारी करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जीवन प्रत्याशा, यानी वहां पे लोग औसतन कितना जी रहे हैं। ठीक है, दूसरा है शिक्षा का क्या स्तर है। इसके अलावा तीसरा है आय या प्रति व्यक्ति आय, मतलब कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, पर्सनली बात कर रहे हैं।
ये 3 चीज देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू रैंक निकाला जाता है। इस बार की बात करें तो 134वें नंबर पे है भारत 193 देशों में। ये 2024 की मैं बात बता रहा हूं। मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। इसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। अत्यधिक उच्च को मिलेगा 0.8 से 1 तक, उच्च को मिलेगा 0.700 से 0.790 यानी 70 से लेकर 79 समझ ले। मध्यम हो गया 0.550 से 0.699 और निम्न जो हो गया 0.0 से 0.54 तक। ठीक है, भारत जो आता है इस बार 2024 के सूचकांक के अकॉर्डिंग टू मध्यम वर्ग में आता है। तो मैं करंट अफेयर्स में ये वाला कवर कर दूंगा, ये वाला इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 5वां। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1909 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1892। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें 3-4 और पॉइंट आप सब जरूर याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में आएगा प्रश्न। सांप्रदायिक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार किया गया। अब मुस्लिम के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के बीच अलग अलग निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया था। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी आप सब जानते हैं, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के आधार पर 1926 ईस्वी से सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान करने का अवसर प्रदान किया गया, यानी जो अधिक संपत्ति मतलब संपत्ति का कर देता था, टैक्सेस भरता था, या जो भी समाज में शिक्षित लोग थे उनको सिर्फ जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया, जबकि जो शिक्षित नहीं थे और शिक्षित थे उनको दिया ही नहीं गया। लेकिन वर्तमान में हम सबका संविधान में 18 साल प्लस वाला जो भी व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो वोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पंचवर्षीय योजना के समय 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है चौथी पंचवर्षीय योजना और चौथा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मात्र 11 है, उसमें से आपको टॉप 5 पढ़ लेना चाहिए, मैं इसी में करवा दूंगा, आप सब अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति करना था। इस दौरान क्या क्या उपलब्धि हुआ, ये मुख्यतः क्वेश्चन आपका बार बार पूछेगा। 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1974 में पोखरण में नाभिकीय प्रशिक्षण किया गया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 स्टार्ट किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी द्वारा उस टाइम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, बहुत ज्यादा फेमस है गरीबी हटाओ नारा, किनके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया। तो ये 3-4 काम हुए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। खास करके ये बैंक वाला जो है ये बार बार पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 7वां। राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 30 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष और चौथा है 35 वर्ष। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 35 वर्ष। अगर भारत में राष्ट्रपति चुनाव आपको लड़ना है, जो कि अनुच्छेद 58 के तहत आप लड़ सकते हैं, अगर आप ये 4 जो पॉइंट है इसको अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो और चौथा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण न करता हो, यानी नौकरी किसी भी पद पर न करता रहो। ये अगर 4 बात आप फुलफिल करते हैं तो आप जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी 50 लोगों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी आपको संसद भवन में। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को किसी भी संसद में या किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार है लेकिन उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अनुच्छेद 88, दूसरा अनुच्छेद 105, तीसरा अनुच्छेद 91 और चौथा अनुच्छेद 95। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अनुच्छेद 88। आइए जानते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो भारत के महान्यायवादी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। वह भारत सरकार की विधि संबंधी यानी कानून संबंधी विषयों पर सलाह देता है। कोई भी कानून भारत सरकार बनाती है तो उसको सलाह देता है भारत का महान्यायवादी, और ये कहीं भी संसद भवन में सलाह दे सकता है, समिति को सलाह दे सकता है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है।
इसके अलावा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। अपने पद के आधार पर महान्यायवादी को संसद के सदस्यों की विशेष अधिकार प्राप्त है, यह अनुच्छेद 105(4) कहता है। विशेष अधिकार का मतलब ये हो गया कि संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राज्य की कोई भी विधानसभा हो, वहां पे इनका सलाह काम कर सकता है, पर ये वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन कोई भी समिति को भी ये सलाह दे सकते हैं कि आप इस प्रकार से काम करें। तो ये है भारत का महान्यायवादी। 3-4 पॉइंट आप याद रखिए, बार बार प्रश्न दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका अब 9। मयूरभंज हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर छत्तीसगढ़, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उड़ीसा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। आइए उड़ीसा के सारे हाथी रिजर्व को हम सब याद कर लेते हैं। तो उड़ीसा के हाथी रिजर्व की संख्या 4 है, मयूर झरना, मयूरभंज, संभलपुर और महानदी। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान भी है 2, यानी नेशनल पार्क है 2, सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद उड़ीसा में बाघ अभ्यारण्य भी है, बाघ लिखा गया है यहाँ पे, बाघ होगा। ठीक है, यानी टाइगर रिजर्व भी है। कौन कौन? सिमलीपाल और सतकोसिया। उड़ीसा में एक पक्षी अभ्यारण्य भी है जिसका नाम है नलबान पक्षी अभ्यारण्य। तो हम सब सारा देख लिए। एक सिर्फ वन्यजीव अभ्यारण्य बच जाता है, तो वो मैं कभी स्टैटिक जीके में आप सबको बता दूंगा। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की सबसे लंबी सड़क टनल का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पीर पंजाल, दूसरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, तीसरा जवाहर टनल और चौथा रोहतांग टनल। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। चलिए देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में। यह चेनानी नासरी टनल भी बोलते हैं इसको, इसे चेनानी नासरी टनल भी बोला जाता है। यह जम्मू कश्मीर में है और यह NH 44 पर है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। भारत का सबसे लंबा सड़क टनल है, याद रखेंगे ये सड़क टनल है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की लंबाई 9.28 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा सड़क टनल है। टनल मतलब होता है गुफा, जो आप समझते हैं उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो यह था परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आई होप को ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से पीडीएफ पा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एनसीईआरटी साइंस वाला वापस से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से छूट गया था, तो मैं कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द उसको वापस से रिवाइव किया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को।